Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 3 of chapter 2. In this video lecture, we will be talking about trait approach to understand personality. So, what is trait approach? हम trait approach में किस चीज़ की बात करते हैं? We talk about different traits. हम यहाँ पे traits की बात करते हैं कि लोगों के किस टाइप के traits होते हैं. Trait approach tries to discover the building block of personality. यहाँ हम देखना चाहते हैं जो personality है वो बनी किस चीज़ से है. हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं? Basic pieces of personality कि जो हमारी personality है वो किन किन चीज़ों से बनी है. So building block of personality. अब ये जो traits हैं ये होते क्या हैं? They are relatively stable. What do we understand by relatively stable? मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थ्रू आउट द टाइम थोड़ी सेम रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर शाई एज अ टीनेजर, अगर जब आप टीनेज में थे तब आप काफ़ी ज़्यादा शाई थे, तो जैसे जैसे आप बड़े होगे, एज यू ग्रो ओल्डर, एज यू बिकम एन अडल्ट, आप तब भी थोड़े शाई रहोगे. सो इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल. स्टेबल है बट रिलेटिवली स्टेबल है. रिलेटिवली स्टेबल का मतलब क्या है? थोड़े चेंजेस आ सकते हैं बट वो इतनी जल्दी आते नहीं है. देन इट इज़ कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन. इट विल बी कंसिस्टेंट मतलब जो आपके ट्रेट्स है, जैसा आप एक सिचुएशन में बिहेव करते हो, मोर और लेस आप दूसरी सिचुएशन में भी वैसा ही बिहेव करोगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हेल्पफुल, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, तो सोचो आपका कोई फ्रेंड है, वो प्रॉब्लम में है, आप उसकी हेल्प कर दोगे. फिर आप ऐसा सोचो अगर कोई स्ट्रेंजर है और वो प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी भी हेल्प कर रहे हो. सो इट इज़ कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन. वाई? बिकॉज यू हेल्प योर फ्रेंड, जो एक नोन सिचुएशन थी आपके लिए, और एक अननोन सिचुएशन में भी एज अ स्ट्रेंजर आपने किसी और की हेल्प करी. देन देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ से हमको क्या समझ में आता है? आप सोचो कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, और आप ऐसा सोचो कि दो लोग हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा काइंड है, एक थोड़ा ज़्यादा काइंड है, एक थोड़ा कम काइंड है. तो यहाँ से आपको स्ट्रेंथ समझ में आती है. मतलब यहाँ से हमको क्या समझ में आती है? डिग्री ऑफ काइंडनेस, कौन कितना ज़्यादा काइंड है. ऐसा हो सकता है कि आप और आपका फ्रेंड, आप भी बहुत ज़्यादा काइंड हो, और हो सकता है आपका फ्रेंड आपसे भी ज़्यादा काइंड हो या हेल्पफुल हो. देन देयर कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सपोज करो आप काइंड हो प्लस शाय हो, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? अपने फ्रेंड का एग्जांपल हो, वो भी बहुत ज़्यादा काइंड है बट वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है. सो ये हो गए हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन. स्ट्रेंथ इज डिग्री के कौन ज़्यादा है कौन कम है. कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, शाय प्लस काइंड और आउटगोइंग प्लस काइंड. नाउ ये जो सारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये सब ट्रेट अप्रोच फॉलो करते हैं. गॉर्डन ऑलपॉर्ट, रेमंड कटेल, आइजिंग एंड कॉस्टन मैकरे. Now let's talk about our first theory, which is Allport's trait theory. He is known as the pioneer of trait approach. ये इनको हम फादर ऑफ ट्रेट साइकोलॉजी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन पर्सनैलिटी. ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी पे काम करा था, और इन्होंने ट्रेट के कंटेक्स्ट में पर्सनैलिटी को समझा था. ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेट, कि हम लोगों के जो स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस पे हम पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम देर आर 3 टाइप ऑफ ट्रेट. इनके हिसाब से 3 तरीके के ट्रेट होते हैं: कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी. और ये क्या बोलते हैं? ट्रेट्स आर लाइक इंटरवीनिंग वेरिएबल. इनके हिसाब से जो हमारे ट्रेट्स होते हैं दे आर लाइक अ इंटरवीनिंग वेरिएबल, विच सिंपली मीन्स ये एक मिडल स्टेप की तरह होते हैं. मिडल स्टेप किस चीज़ के बीच में? एक सिचुएशन के बीच में, और हम क्या रिस्पॉन्स देंगे. ट्रेट्स आर लाइक अ इंटरवीनिंग वेरिएबल बिटवीन, किसके बीच में इंटरवीन करेंगे? ये सिचुएशन और हमारे रिस्पॉन्स के बीच में ये इंटरवीन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि बहुत ज़्यादा कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बट आपका जो ट्रेट है ना, वो ट्रेट है कि आप बहुत ज़्यादा काम रहते हो. योर ट्रेट इज कामनेस. तो आप सोचो कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो बट आपका जो ट्रेट है वो कामनेस का है, तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स दोगे?
आपका जो रिस्पॉन्स होगा आपका होगा कि ठीक है, आई विल फिगर आउट समथिंग, और आप फोकस्ड रहोगे और आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा कि आप अपने काम पे ध्यान दोगे, आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा ट्रेट है, जो हमारा ट्रेट है कामनेस का, ये सिचुएशन और हमारे रिस्पॉन्स के बीच में इंटरवीन करता है। आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेट्स। फर्स्ट इज कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा ट्रेट, वन ट्रेट जिससे हम पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वन ट्रेट दैट विल गोइंग टू डिसाइड द होल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, डिफाइंस द पर्सनालिटी। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट के हेल्प के थ्रू आप किसी की पूरी पर्सनालिटी समझ सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा जर्नलाइज्ड है, हाईली जर्नलाइज्ड। मतलब एक चीज़ के बेसिस पे आप कंप्लीट पिक्चर देख सकते हो, एक चीज़ के बेसिस पे आप कंप्लीट एक इंसान को समझ सकते हो। और ये जो इंसान को आप समझोगे, इसकी पूरी लाइफ इसी ट्रेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ महात्मा गांधी, तो आपके मन में जो पहला वर्ड आएगा उनको लेके वो आएगा नॉन वायलेंस। क्या, कि वो नॉन वायलेंस सपोर्ट करते थे। अगर मैं आपसे बोलूँ मदर टेरेसा, तो आपके मन में आएगा कि पीस, कि वो पीस को प्रमोट करती थी। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट होगा, और इस ट्रेट के थ्रू आप पूरी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करोगे किसी इंसान की। तो इट इज़ वेरी हाईली जर्नलाइज्ड, ये काफ़ी ज़्यादा जर्नलाइज है। जर्नलाइज का मतलब क्या होता है, आप एक छोटी सी चीज़ देखते हो और उससे आप पूरा समझने की कोशिश करते हो। सो महात्मा गांधी हो गए, हिटलर हो गया, मदर टेरेसा हो गई। तो ये सारे हमारे कार्डिनल ट्रेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और ये जो कार्डिनल ट्रेट होते हैं, ये दे आर वेरी रेयर। ये आपको सब लोगों में देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत रेयर होता है, और ये सिर्फ एक ट्रेट होता है जिसके थ्रू आप हर चीज को समझ सकते हो। देन इज योर सेंट्रल ट्रेट। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल ट्रेट। आप ऐसा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करो, तो जो चीजें, जो वर्ड्स आप यूज करोगे अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए, वो सेंट्रल ट्रेट हो सकते हैं। आप हो सकता है बोलोगे कि मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा वार्म है, सिंसियर है, डिलीजेंट है। तो ये जो वर्ड्स आपने यूज करे हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, ये होते हैं सेंट्रल ट्रेट। सो लेस परवेसिव इन इफेक्ट। लेस परवेसिव इन इफेक्ट का मतलब क्या है, जो हमारे कार्डिनल ट्रेट है उनका तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कंपेरेटिवली उनसे कम इन्फ्लुएंस सेंट्रल ट्रेट का होगा। बट स्टिल क्वाइट जर्नलाइज डिस्पोजिशन। मतलब ये जो आप कुछ 4-5 ट्रेट्स इनके बारे में अपने फ्रेंड के बारे में बताओगे, या फिर आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ 4-5 शब्द बताते हो, तो इन 4-5 शब्द के थ्रू हम किसी को समझ सकते हैं। अब ये ऐसे ट्रेट है जो आप जॉब रिकमेंडेशन के टाइम अपने आप को बोलोगे, या आप इंटरव्यू में अपने बारे में जो चीज़ें बताते हो कि अब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो ये जो वर्ड्स आप अपने लिए यूज़ करते हो वो होते हैं सेंट्रल ट्रेट। देन इज सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट ऐसे ट्रेट हैं जो सबसे कम नोटिस करे जाते हैं, लीस्ट नोटिसेबल। इसका क्या मतलब हो गया, अब सपोज करो आपको मैंगोज खाना पसंद है, बट मैंगोज खाना क्या किसी की पर्सनालिटी डिफाइन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। या किसी को एथनिक क्लोथ्स पहनना पसंद है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप किसी की पर्सनालिटी को नहीं बता सकते हो। सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। Cardinal trait is one trait that is going to define the whole personality. Central trait is you will use 4-5 words to describe somebody. And secondary trait is ऐसे ट्रेट जो बहुत ही कम नोटिस करे जाते हैं, और ये आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन नहीं कर पाते। तो अगर मैं आपसे बोलूं, जो हमारे सेंट्रल और जो हमारे कार्डिनल ट्रेट हैं, ये दोनों जो ट्रेट हैं, दे आर कंसिस्टेंट ओवर सिचुएशन, दे आर कंसिस्टेंट ओवर सिचुएशन। बट अगर मैं सेकेंडरी ट्रेट की बात करूं, दे आर नॉट कंसिस्टेंट ओवर सिचुएशन। हो सकता है आज आपको मैंगोज पसंद हो, और हो सकता है कल के दिन आपको मैंगोज पसंद ना हो। आई होप द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरी is clear. Now let's talk about our next theory, which is given by Raymond Cattell. So according to him, we have two type of trait. हमारे पास दो तरह के trait होते हैं, पहला है surface trait और दूसरा है source trait. So surface trait is basically your surface trait is basically what you see on the surface.
आप जो चीज़ें सरफेस पे देखते हो, आप जो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। अब मैं इसमें आपको सीधा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप देखते हो कोई इंसान बहुत ज़्यादा शाय है, ठीक है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा शाय है। सो शाइनेस इज गोइंग टू बी द सरफेस ट्रेट। आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो इंसान है, ये बहुत ज़्यादा बाहर जाना इतना पसंद नहीं करता है, ज़्यादा लोगों से मिलना मिलना पसंद नहीं करता है, और ये अपने 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 में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो है, ये आ गया आपका सरफेस ट्रेट। सरफेस ट्रेट का क्या मतलब है? जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो चीज़ें आपको सरफेस पे दिखती हैं, जो चीज़ें आपको ऊपर ऊपर दिख रही हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस शाइनेस? अब ये जो इसके पीछे का रीजन होगा, शाइनेस के पीछे का रीजन होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सोर्स ट्रेट। मतलब इस शाइनेस के पीछे क्या सोर्स है, तो वो जो सोर्स होगा वो होगा आपका सोर्स ट्रेट। सो यहाँ पे आपका सोर्स क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका सोर्स हो सकता है कि ये जो इंसान है ये काफी इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्जन इज गोइंग टू बी योर सोर्स। तो ये जो आपका सोर्स होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेबल, मतलब ये स्टेबल रहेगा, ये अलग अलग सिचुएशन में ऐसा ही रहने वाला है। एंड सोर्स ट्रेट आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग टू कटेल, जो हमारे सोर्स ट्रेट होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्टेबल रहते हैं, और इनको ही हमने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी बोला है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट आर सरफेस ट्रेट ऐसे ट्रेट हैं जो आप सीधा सीधा देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड दे आर द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द सोर्स ट्रेट। मतलब जब बहुत सारे सोर्स ट्रेट में आपस में इंट्रैक्शन होती है, तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ सरफेस पे नजर आती है, उसके बाद आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हो। सो आई होप द मीनिंग ऑफ सरफेस एंड सोर्स ट्रेट इज क्लियर। सरफेस ट्रेट आर दोज ट्रेट विच यू कैन सी, विच यू कैन ऑब्जर्व ऑन द सरफेस, जो आपको चीज़ें ऊपर ऊपर से नजर आती हैं। सोर्स ट्रेट क्या है? सोर्स ट्रेट उसके पीछे का एक रीजन है, उसके पीछे का एक सोर्स है, तो ये स्टेबल होंगे, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी। अब ये जो सोर्स ट्रेट सरफेस ट्रेट है, ये इन्होंने निकाले कैसे, मतलब कटेल ने इन चीज़ों को फाइंड आउट कैसे करा है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विच इज नोन एज फैक्टर एनालिसिस। तो इन्होंने फैक्टर एनालिसिस करा था, उसके थ्रू इन्होंने सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट को फाइंड आउट करा है। ऑल्सो ही हैज गिवन अ क्वेश्चनर टू असेस द पर्सनैलिटी। इन्होंने 16 पर्सनैलिटी क्वेश्चनर दिया है, जहाँ पे आप किसी की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हो। और यहाँ पे ये क्या असेस करना चाहते हैं? ये 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास 16 सोर्स ट्रेट होते हैं, और इन सोर्स ट्रेट को असेस करने के लिए इन्होंने एक क्वेश्चनर दिया है। उस क्वेश्चनर का नाम है 16 PS, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। Our next theory is Ising's theory। तो अब ये क्या बोलते हैं, हम पर्सनालिटी को 3 डायमेंशंस में समझ सकते हैं। फर्स्ट इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, एंड द थर्ड डायमेंशन विच वाज एडेड लेटर, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। अब ये जो 3 डायमेंशंस हैं, इन 3 डायमेंशंस को हम एक क्वेश्चनर के थ्रू भी असेस कर सकते हैं। He has also given an questionnaire, Ising personality questionnaire, to assess these 3 dimensions. So now let's try to understand these 3 dimensions. So first is neuroticism versus emotional stability. अब neuroticism का मतलब क्या होता है? मतलब इस जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन का मतलब क्या है कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से रेगुलेट, आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर इमोशंस प्रॉपरली, देन न्यूरोटिसिज्म। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो इमोशनल स्टेबिलिटी। सो न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा, दे विल बी मोर एंशियस, बहुत ज़्यादा एंशियस रहेंगे, मूडी होंगे, टची होंगे, बहुत आसानी से अपसेट हो जाते हैं लोगों से, रेस्टलेस फील करते हैं, एंड दे क्विकली लूज कंट्रोल, मतलब अपनी इम्पल्सेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इनको जो चाहिए वो अभी चाहिए, तो ये अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका जो अपोजिट है न्यूरोटिसिज्म, हमारा एक एंड है, और इसका दूसरा एंड क्या है, मतलब इसका जो कंप्लीट अपोजिट है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी में लोग कैसे होंगे? दे विल बी काम, इवन टेम्पर्ड, मतलब शांत रहने वाले लोग होंगे, रिलायबल, क्या आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, एंड रिमेन अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रहेंगे, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं ये लोग। देन आवर सेकेंड डायमेंशन इज एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन।
इट सिंपली मीन्स हाउ सोशेबल आर यू, आप कितने ज़्यादा सोशेबल हो, आपको कितना लोगों से घुलना मिलना पसंद है. सो एट वन एंड ये जो सारे ट्रेट्स हैं ये हमारे एक्सट्रोवर्ट के हैं. एक्सट्रोवर्जन जैसे एक्टिव होना, ग्रेगेरियस, इम्पल्सिव, थ्रिल सीकिंग, ये सारे ट्रेट्स हैं एक्सट्रोवर्ट के. मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, ये लोग लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं और ये थ्रिल सीकिंग एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं. कई बार ये लोग इम्पल्सिव भी हो सकते हैं कि ठीक है, मतलब खुशी खुशी में कई बार ये अपनी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे. और इसका कंप्लीट अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, विच सिंपली मीन्स कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद करते हैं, पैसिव होंगे, शांत रहने वाले होंगे, क्वाइट होंगे, कॉशन, रिजर्व्ड, मतलब ये हर चीज़ सोच समझ के करने वाले लोग हैं. और ये दे प्रेफर अलोन टाइम, ये अपनी कंपनी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं रादर देन लोगों के साथ ज़्यादा बैठना. Then our third dimension is psychoticism versus sociability. Psychoticism versus sociability simply means कि यहाँ जो इंसान है, a person who is psychotic is considered to be hostile, मतलब ये बहुत ज़्यादा hostile होगा, मतलब इसको गुस्सा आता रहता है और ये गुस्सा अपने अंदर रखता रहता है. ईगोसेंट्रिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा. एंटी सोशल, मतलब ये सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा और इसको जो चीज़ जिस तरीके से अच्छी लगती है ये अपने हिसाब से करेगा. सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु डोंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग एंड दे कैन बी इम्पल्सिव. ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो सकते हैं. अब इसका कंप्लीट अपोजिट क्या है, सोशियबिलिटी. यहाँ पर ये जो इंसान होगा ये कैसा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा, कोऑपरेटिव होगा, लोगों से कोऑपरेट करना चाहता होगा, डिप्लोमेटिक होगा, मतलब अपनी बात रखनी है, दूसरे की बात भी सुननी है लेकिन अपनी बात भी रखनी है. सो दे आर गुड इन गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स. सो दीज आर द थ्री डायमेंशन. और ये जो हमारी थर्ड डायमेंशन है, ये बाकी के दो जो डायमेंशन है, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्शन, इनके साथ ये डायमेंशन इंटरेक्ट करती है. सो आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर. Now let's talk about our last theory, five factor model of personality. This was given by Costa and McCrae. So according to him there are 5 dimensions of personality. इनके हिसाब से हमारी 5 dimensions होती है personality की और इन 5 dimension को हम measure भी कर सकते हैं with the help of a questionnaire. तो इन्होंने जो questionnaire दिया है वो है Neo FFI. इस questionnaire के through we can measure these 5 dimensions. So our first dimension is openness to experience. इसका क्या मतलब है कि कोई इंसान कितना ज़्यादा ओपन है नई नई चीज़ों को लेकर, हाउ ओपन माइंडेड अ पर्सन इज, हाउ क्यूरियस अ पर्सन इज. सो इफ समबडी इज स्कोरिंग हाई ऑन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इसका मतलब है कि वो इंसान इमेजिनेटिव है, क्यूरियस है, ओपन टू न्यू आइडियाज़ और वो इंटरेस्टेड है नई नई चीज़ों के बारे में जानने में. Whereas if a person is scoring low on this mean that person is rigid. अगर एक इंसान openness to experience में low score कर रहा है, इसका मतलब है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा rigid है. Then is our next dimension which is extraversion, which is simply means how sociable and outgoing you are, कि आपको दूसरे लोगों से interact करना पसंद है या नहीं है. अगर पसंद है तो इट मीन्स दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट, मतलब आप सोशली एक्टिव होगे, असर्टिव होगे, आप अपनी बात रखते हो, आप दूसरे की बात भी सुनते हो, आउटगोइंग होंगे, टॉकेटिव होंगे, फन लविंग होंगे. बट इफ समबडी इज स्कोरिंग लो ऑन दिस, तो आप इंट्रोवर्ट बोल सकते हो या ऐसा बोल सकते हो कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा शाय है. देन आर थर्ड डायमेंशन इज एग्रीएबलनेस. इट सिंपली मीन्स कि आप दूसरे लोगों को कितने अच्छे से समझते हो, हाउ ईजिली डू यू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड हाउ ईजिली डू यू अग्री विद देम. आप दूसरे लोगों के साथ कितने अच्छे से घुल मिल पाते हो, उनको समझ पाते हो. सो इफ अ पर्सन इज स्कोरिंग हाई ऑन दिस, इट सिंपली मीन्स कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, नर्चरिंग है, केयरिंग है. बट इफ अ पर्सन इज स्कोरिंग लो ऑन दिस, इट मीन्स दैट पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है. देन आर नेक्स्ट डायमेंशन इज न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म सिंपली मीन्स इफ अ पर्सन वेदर अ पर्सन इज इमोशनली स्टेबल और नॉट. अगर यहाँ पे किसी का बहुत हाई स्कोर आता है न्यूरोटिसिज्म में, इसका मतलब है वो इंसान इमोशनली अनस्टेबल है, वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस होगा, परेशान रहेगा, वरी करेगा, बहुत ज़्यादा चिंता लेगा चीज़ों के बारे में, डिस्ट्रेस्ड, इरिटेबल, बहुत जल्दी चीज़ों से इरिटेट हो जाया करेगा. Whereas if a person is scoring low on neuroticism, it simply means that person is well adjusted and emotionally stable. Then last is conscientiousness. इसका मतलब है अगर इस डायमेंशन में एक इंसान का हाई स्कोर है, इट मीन्स वो इंसान
अचीवमेंट ओरिएंटेड है, डिपेंडेबल है, मतलब आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल है, प्रूडेंट है, हार्ड वर्किंग है। इट सिंपली मीन्स यहाँ पर जो इंसान होगा वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, उसको पता है कि उसको काम किस तरीके से करना है, वो अपना काम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। वेर एज इफ समबडी स्कोरिंग लो ऑन दिस कैटेगरी, इट सिंपली मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है, वो अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले नहीं कर पाते हैं। So I hope till here it is clear. So if you have any doubt, you may ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam, then you can email me to enroll. Thank you very much.